प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक यात्राएं करना कई स्वरूप में एक महत्वपूर्ण गतिविधि है, एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इसके ज़रिए लोग कई तरह के ज्ञान अर्जन करते हैं। तरह तरह के शोध और भाषा संबंधी ज्ञान अर्जन करने के उपरांत वे इसको अपने अनुसार व्याख्यापित करते हैं। और प्राचीन काल में हम लोग ये देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करते थे, जिसका मूल मकसद नए नए संसाधनों की खोज करना, नए आविष्कारों की खोज करना, नए साहित्य और जो भी परंपराएं हैं उसे सीख लेना प्रमुख रूप से महत्व रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि एक सांस्कृतिक महत्व भी रहा है। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वहाँ से नवीन संस्कृति और नवीन प्रकार के जो सिद्धांत हैं उसे ले आते थे और उनका प्रयोग करते थे, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जिससे अनेक प्रकार के लाभ होते थे। एक तो पहला कि नए नए तकनीक के प्रति उनकी जानकारी होती थी और नए नए बहुमूल्य धातुएं संबंधी जो विचार है वो भी सीख कर अपने मुल्क वापस आते थे। अब यहाँ देखा देश के नाम, यानी भारत का नाम किस प्रकार से नामांकन किस प्रकार से हुआ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इंडस सिंधु, यहाँ इसका वर्णन किया गया इंडस के रूप में, यानी कि पूर्व की भूमि के रूप में यूनानी और ईरान के लोग इसे कहते थे, जो अब धीरे धीरे इंडस या इंडिया के रूप में परिवर्तन हो गया है। प्रारंभिक सांस्कृतिक ग्रंथ जिसमें वेद भी शामिल है, ऋग्वेद, इसमें भी भारत जो शब्द है उसका प्रयोग हम लोग देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि अतीत को हम लोग कैसे जानते हैं। तो साधारण रूप से अतीत को जानने के लिए हम लोग मुख्य रूप से पांडुलिपि, जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, का उपयोग करते हैं। और आमतौर पर जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, ये मुख्य रूप से जो ताड़ के पत्रों, जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पौधे से प्राप्त होता है, उससे तैयार किया जाता है। आमतौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जो पांडुलिपि है, या तो वो प्राकृत, पाली या संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। और ऐसी कई भाषाएं भी हमें देखने को मिली है जो मूल रूप से उस भाषा का प्रयोग आसपास में नहीं होता था, जिसका अर्थ आज भी हम लोगों से पता लगा नहीं पाए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि इतने वर्षों के दौरान हम लोग देख पाते हैं जो कि ताड़पत्र और तरह तरह के जो प्राकृतिक रूप से जिन चीज़ों से लिए मिलकर इन आलेखों का तैयार किया जाता है, नमी और वर्षा के कारण ये सूख जाते हैं। लेकिन अभिलेख ऐसा एक सतह, एक माध्यम है जो हजारों हजार वर्षों तक भी इतिहास द्वारा लिखी गई बातों या फिर उत्कीर्णित कोई विचार या चिन्ह आज भी हमें प्राप्त होता है। और आज इतिहास के स्रोत व इतिहास समझने का एक बेहतर माध्यम के रूप में अभिलेख काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अभिलेख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभिलेख के ज़रिए हमें उस समय के तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक जो भी शासन व्यवस्था है उससे जानकारी प्राप्त होती है। एक अभिलेख प्राप्त हुआ है लगभग 2500 वर्ष पुराना, जो मुख्य रूप से कांधार से प्राप्त हुआ है। और यहाँ इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कि अशोक, जो कि मगध के एक प्रभावी शासक रहे हैं, उनका उल्लेख वहाँ मिल रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग आमतौर पर जानने और समझने को मिलता है, जिससे हम ऐतिहासिकता को परख सकते हैं, जिसे आमतौर पर पुरातत्वविद जो व्यक्ति हैं वो इनका अध्ययन के लिए प्रयोग करते हैं और ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में इसका इस्तेमाल इतिहास को समझने के लिए करते हैं, जिनमें खास तौर पर औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण इत्यादि हैं। इस चित्र आप देख सकते हैं कि एक हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन काल में प्रयोग होने वाले मुहारों का प्रयोग है, जिसमें चांदी के
सिक्के जैसा है, लेकिन ये चांदी नहीं है। खुदाई से इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसमें नक्काशी वगैरह सब स्थापित करने का प्रयास किया गया है, जिसका मकसद होता है कि जो कलात्मक रूप से स्थापित करना। तो ये हो गया आपका स्थापत्य कला के संबंध में। हमने पांडुलिपियों को तो देख लिया है, उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत में रूप में जिसका इस्तेमाल होता है। अब अतीत के बारे में कहा गया है, जैसे कि हमारे शीर्षक पे हमने ध्यान दिया कि उसमें कहा गया था कि अतीत, अतीत यानी कि हमारे अतीत, हमारे अतीत। ध्यान से देखिए, इसमें कहा हमारे अतीत, हमारे यानी कि एक से अनेक प्रकार के अतीत, यानी कि इतिहास भी कई प्रकार की होती है। किसी भी रूप में अलग अलग समाज, अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था, अलग अलग देश के संबंध में उनकी अपनी राजनीतिक या ऐतिहासिक स्वरूप हो सकता है। क्योंकि कोई भी समाज पशुपालक समाज हो सकता है, राजा शासन व्यवस्था का अपना एक इतिहास है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ निवास करने वाले व्यक्ति और वहाँ के लोगों का अपनी अलग संस्कृति है। उसके बाद मछली पकड़ने व शिकार करने वाले लोगों के अपना अतीत है, अपना इतिहास है, इसको हम लोग देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह के भेद हैं जो उस समय के शासन अपनी विजय लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय जो कार्यों को लेखा जोखा नहीं रखते हैं, पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को मदद जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अगर अगर हम लोग तिथि के बारे में जानना है तो तिथि को हम लोग दो भाग में कर सकते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और उसके बाद। हम लोग ऐतिहासिक रूप से उसे अध्ययन करने और समझने में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। तो ये स्वरूप रहा है, ये अब तक सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोग इसे समझ सके हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक तौर पर किसी भी पुस्तक में इस प्रकार के जो भी है इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कि तिथि के लिए ईसा मसीह की जन्म तिथि है, उससे हम लोग तय कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसे ही समापन करते हैं। इस नीचे जो दे दी कि यहाँ इसका बेहतर तरीके से स्थापित करने, बेहतर रूप से बिफोर क्राइस्ट और बिफोर एनोडोनॉमी के रूप में इसे दिखाने का प्रयास किया गया है, इतिहास को लेकर के कि कौन कैसा है और उसका अर्थ क्या है, जन्म से पूर्व, जन्म के बाद। ओके, तो इसमें कुछ सवाल दिया गया है, तो इससे आप थोड़ा देख लीजिएगा। नर्मदा घाटी, प्रारंभिक नगर, प्रारंभिक क्षेत्र में आरंभिक कृषि कहाँ होगा, इन सब के बारे में दिया गया है। इसमें एक चीज़ बताया गया है कि पांडुलिपि और अभिलेख में अंतर, यानी पांडुलिपि जो है वो ताड़ के पत्रों में लिखा जाएगा, लेकिन जो अभिलेख है, अभिलेख में एक ऐसा होता है पत्थर में से कुछ लिखा रहेगा, जो आमतौर पर अभिलेख के कैटेगरी में रखा जाता है। तो इस उनका कुछ उदाहरण दिया गया है, तो इसे समझना आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यथार्थ में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस चैप्टर में हमें अतीत के संबंध में जानने और समझने के लिए एक विस्तृत अर्थ प्रदान हो गया है। धन्यवाद।